नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम जो है समास विचार पर चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, उसका अध्ययन कर रहे थे। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने समास के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, हमने उसको बताया था। तो आज हम समास में जो हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास का हम अध्ययन करेंगे। तो बाबूराम सक्सेना की किताब जो है पृष्ठ संख्या 236 पे है। सप्तम सोपान जो है समास विचार का सप्तम सोपान खोल लीजिए, पृष्ठ संख्या 236 पे अव्ययी भाव समास दिया है। तो आज हम अव्ययी भाव समास का अध्ययन करते हैं। तो अव्ययी भाव समास में साथियों पहले हम जानेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है। तो अव्ययी भाव समास का अर्थ है जो अव्यय ना हो उसका अव्यय हो जाना। अव्ययी भाव समास में क्या है कि जो अव्यय ना है, जो अव्यय ना हो उसका अव्यय हो जाना। अव्ययी भाव का अर्थ है जो अव्यय ना हो उसका अव्यय हो जाना, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। दोनों पद मिल करके अव्ययी भाव समास बनाते हैं। क्या होता है कि अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है और दोनों मिलकर साथियों अव्ययी भाव समास बनाते हैं। अव्ययी भाव समास का जो सूत्र है, अव्ययी भाव समास में जो कहा गया है कि पूर्व पद प्रधानः, पूर्व पद प्रधानः, पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः, पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भाव, यानी जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। लिख दे, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, जिस समास का पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है? अव्ययी भाव समास में साथियों पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। दूसरा पद संज्ञा होता है। दोनों मिलकर के अव्ययी भाव समास बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अव्ययी भाव समास बनाते हैं। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? अव्ययी भाव समास बनाते हैं। अव्ययी भाव समास जो होता है साथियों नपुंसक लिंग में होता है। अव्ययी भाव समास किस में होता है? अव्ययी भाव समास हमारा नपुंसक लिंग में होता है। इसके रूप नहीं चलते हैं। तो ये रहा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव जिनका अव्यय ना है उसका अव्यय हो जाना अव्ययी भाव कहलाता है। अव्ययी भाव समास का जो पहला पद प्रधान होता है और दूसरा और क्या होता है? पहला पद
जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, दोनों मिलकर के साथियों अव्ययी भाव समास बनाते हैं। और अव्ययी भाव समास हमारा किसमें होता है? नपुंसक लिंग में होता है। अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसक लिंग में होता है और इसके रूप नहीं चलते हैं। नपुंसक लिंग में तो होता है लेकिन उसके रूप नहीं चलते हैं। तो ये रहा हमारा अव्ययी भाव समास की परिभाषा। साथियों, जो हम पढ़ा रहे हैं आप अपना नोट्स और पेन लेके जरूर बैठा करिए और बाबूराम सक्सेना की जो अव्ययी भाव समास सप्तम सोपान में पृष्ठ संख्या 236 है उस सूत्र को खोल करके आप लोग बैठ जाइए। तो ये हमारा अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास में जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में, जैसे है यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथाशक्ति में पहला पद यथा जो है क्या है? यथा हमारा अव्यय है। क्या है? अव्यय है। और दूसरा पद हमारा जो शक्ति है वो क्या है? संज्ञा है। दूसरा पद क्या है? संज्ञा है। ये अव्यय और संज्ञा यानी यथा और शक्ति दोनों मिल करके अव्ययी भाव समास यथाशक्ति जब बना तो ये इसमें यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो गया और इसका विग्रह होगा शक्तिम मनतिक्रम। शक्तिम अनतिक्रम में शक्ति का अतिक्रमण करके या शक्ति के अनुसार, शक्ति मनतिक्रम शक्ति का अतिक्रमण करके, तो शक्ति मनतिक्रम में इसका विग्रह हो गया, लौकिक विग्रह हो गया। और यथाशक्ति में कौन सा समास है साथियों? अव्ययी भाव समास है, क्योंकि कह रहा है अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। यथा और शक्ति यहाँ दो पद दिए हैं। इस यथाशक्ति का जो पहला पद है यथा ये अव्यय है और शक्ति जो दूसरा पद है क्या है? संज्ञा है। ये दोनों पद जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अव्ययी भाव समास बनाते हैं। और इसी तरह से दूसरा दिया है यथा कामम। यथा कामम में भी पहला पद जो यथा है क्या है? पहला पद यथा हमारा अव्यय है और दूसरा पद जो काम है, काम है ये संज्ञा है। काम शब्द हमारा पुल्लिंग है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग है। लेकिन जब काम संज्ञा शब्द काम यथा अव्यय के साथ संयोग होता है, मिलता है, तो शब्द हमारा यथा कामम बन जाता है और यथा कामम शब्द नपुंसक लिंग में बन गया। और इस यथा कामम में कौन सा समास हो गया साथियों? यह अव्ययी भाव समास हो गया। और यथा कामम का जो लौकिक विग्रह है कामम अतिक्रम, क्या होगा? कामम मति क्रम में इसका लौकिक विग्रह क्या हो गया? कामम अतिक्रम में इति यथा कामम। तो कामम अतिक्रम में इति यथा कामम, शक्तिम अनतिक्रम में इति यथा शक्ति। तो यथा शक्ति में कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। कामम अतिक्रम इति यथा कामम, यथा कामम में कौन सा समास हो गया साथियों? अव्ययी भाव समास हो गया, क्योंकि इसका पूर्व पद यानी पहला पद यव्यय है और कामम यानी दूसरा पद संज्ञा है। दोनों पद मिल करके अव्यय हो गए और इस अव्यय होने के कारण यथा कामम में अव्ययी भाव समास हो गया। और अव्ययी भाव समास हमेशा किस लिंग में है? कि नपुंसक लिंग में होता है। इसीलिए यथा कामम में नपुंसक लिंग है। यथा कामम में कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग का शब्द बन गया। अब यथा कामम नपुंसक लिंग का शब्द तो बन गया साथियों, लेकिन इसके रूप नहीं बनेंगे। हर जगह यथा कामम यथा कामम यथा कामम ही रहेगा। तो अब आइए आगे हम चलते हैं। अव्ययी भाव समास का जो पहला सूत्र है वह है अव्ययी भावश्च। अव्ययी भावश्च सूत्र हमारा कह रहा है कि अव्ययी भाव समास हमारा किस लिंग में होता है? नपुंसक लिंग में होता है। तो हम पहला सूत्र लिखते हैं अव्ययी भावश्च। सूत्र जो हमारा पहला सूत्र है अव्ययी भाव समास का, अव्ययी भाव समास का जो हमारा पहला सूत्र है वो क्या है? अव्ययी भावश्च।
पहला सूत्र हमारा क्या है, अव्ययी भावश्च सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार अभी हमने बताया कि अव्ययी भावश्च सूत्र हमारा क्या कहता है कि जो अव्ययी भाव समास होते हैं वो नपुंसक लिंग में होते हैं। कैसे होते हैं, अव्ययी भाव समास हमारे नपुंसक लिंग में होते हैं। और अव्ययी भावश्च एक ऐसा सूत्र है साथियों, यह संज्ञा सूत्र है। कभी कभी पूछ लेता है कि अव्ययी भावश्च सूत्र कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, नियम सूत्र, अधिकार सूत्र। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अव्ययी भावश्च सूत्र हमारा संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है साथियों। और अव्ययी भावश्च सूत्र कहता है कि अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होते हैं। अव्ययी भाव समास कैसे होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं। अव्ययी भाव समास कैसे होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं। फिर उसके बाद अगला सूत्र हमारा है हर्ष नपुंसके प्रातिपदिकस्य। अगला जो सूत्र दूसरे नंबर का है वो है हमारा हर्षो, क्या है, हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। अगला सूत्र हमारा है हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ये सूत्र हमारा कहता है कि जो है दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण यानी प्रातिपदिक का जो दूसरा शब्द है उसका अंतिम वर्ण यदि दीर्घ है तो हर्ष हो जाता है। हर्षो नपुंसके प्रातिपस्य कहता है कि प्रातिपदिक का जो अंतिम दूसरे शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो कैसा हो जाता है, वो अगर दीर्घ है तो कैसा हो जाता है, हर्ष कर दिया जाता है। और यदि अंत में ए आय है तो ई होता है, ओ औ है तो ऊ हो जाता है। हर्ष नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र कहता है कि अव्ययी भाव समास का जो प्रातिपदिक यानी जो दूसरा शब्द होता है वो क्या है, यदि दीर्घ है तो उसका हर्ष कर दिया जाता है। जैसे अगर दीर्घ आ है तो हर्षवा, दीर्घ ई है तो हर्ष ई, दीर्घ ऊ है तो हर्ष ऊ, दीर्घ री है तो री, इस तरह से हो जाता है। लेकिन एक चीज यहाँ और दिया है कि अगर ए आय ओ औ हो तो क्या होता है, क्योंकि ए आय ओ औ का जो है हर्ष होता ही नहीं है। तो अगर ए आय ओ आ जाए तो क्या होगा, तो इन्होंने कहा कि अगर ए आय ओ औ आता है तो ए आय आ जाता है, अगर दूसरे पद का अंतिम वर्ण ए और अ है तो ई हो जाता है, और ओ और औ है तो ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है, ए और अ का ई, ओ और औ का ऊ हो जाता है, क्योंकि इनका हर्ष होता ही नहीं है। ए आय ओ औ कैसे वर्ण है, ये दीर्घ स्वर है और इनका हर्ष जब नहीं होता है तो ए आय का ई, ओ औ का ऊ, क्योंकि ए और अ जो होते हैं क्या होते हैं, हर्ष ए के बाद आ के बाद यदि ई आता है तो ए हो जाता है, और आ के बाद ए आता है तो अ हो जाता है। ऐसा जब ये अ शब्द हमारा कैसे बना, आ के बाद ई आया तो ए, आ के बाद ऊ आया तो ओ, आ के बाद ओ आए तो औ, यानी आ धन ई बराबर ए, आ धन ए बराबर अ, आ धन ऊ बराबर ओ, आ धन ओ बराबर औ। ऐसे ही तो बनते हैं ये सब। ये हमारा कैसे बनेगा, आ प्लस ई से ए बना, और अ कैसे बना है, आ प्लस ए से अ बन गया। ओ कैसे बना है, आ प्लस ऊ से ओ बन गया, और औ बना है हमारा आ प्लस ओ से। तो ए आय ओ औ हमारे ये कैसे स्वर है, दीर्घ स्वर है।
ये जब दीर्घ स्वर हैं हमारे, तो इन दीर्घ स्वरों का ह्रस्व होता ही नहीं है। इसलिए कह रहा है अगर अव्ययी भाव समास के अंत में, दूसरे शब्द के अंत में ए आ जाए, ऐ आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और अगर ओ अंत में आता है, औ अंत में आता है, तो ऊ हो जाता है। ऐसा कह रहा है अव्ययी भाव समास। तो हम यहाँ देखेंगे हर्ष नपुंसके प्रादिपस्य कह रहा है इस सूत्र के अनुसार कि अव्ययी भाव समास का यदि अंतिम शब्द का, दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ है तो ह्रस्व कर दिया जाता है। यहाँ हम लिख देते हैं इस सूत्र के अनुसार क्या है? अव्ययी भाव समास में दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण यदि दीर्घ है तो ह्रस्व कर दिया जाता है। और कहा है यदि ए आए है तो, यदि ए या आए तो ई हो जाता है। क्या हो जाता है? ई हो जाता है। और ओ या औ आए तो ऊ हो जाता है। ये हमारा सूत्र कह रहा है। कौन सा सूत्र? हर्ष नपुंसके प्रातिपदिकस्य। इस सूत्र के अनुसार प्रातिपदिक का जो दूसरा शब्द है या प्रातिपदिक का जो अंतिम वर्ण है वह यदि दीर्घ है तो ह्रस्व हो जाता है। और आगे कह रहा है कि यदि ए या ऐ होता है तो उसका ई हो जाता है, और ओ या औ आता है तो उसका ऊ हो जाता है। ऐसा हमारा सूत्र हर्ष नपुंसके प्रातिपदिकस्य कहता है। जैसे हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे हमारा इसमें उदाहरण दिया हुआ है, क्या दिया है कि उपगंगा, क्या दिया है? उपगंगा। अब उपगंगा का जो है विग्रह क्या होगा? गंगायाः समीपे होता है। गंगायाः समीपे, ऐसा बाबूराम सक्सेना की पुस्तक लिखा है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में। और वैसे गंगायाः समीपे लिखा है, लेकिन यहाँ गंगायाः समीपम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गंगायाः समीपम। तो उपगंगा का जो विग्रह गंगायाः समीपे, अब उपगंगा में जो उप क्या है? उप हमारा पहला शब्द है और गंगा हमारा क्या है? दूसरा शब्द है। अब दूसरे शब्द का गंगा का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? दीर्घ आ है। तो इस सूत्र के अनुसार दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण यदि दीर्घ है तो ह्रस्व हो जाएगा। जब इस दीर्घ आ का ह्रस्व आ हो जाएगा तो ये हमारा शब्द बन जाएगा उपगंग। क्या बन गया? उपगंग बन गया। और उपगंग जब बन गया तो अव्ययी भाव समास कह रहा है कि नपुंसक लिंग में होते हैं, तो हम उपगंग का जब नपुंसक लिंग बनाएंगे तो उपगंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपगंगम। तो अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसक लिंग में होते हैं। तो उपगंग जब हो गया, क्योंकि उपगंगा का दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण आ दीर्घ आ है, इस दीर्घ आ का जब ह्रस्व आ हो गया तो उपगंगा की जगह उपगंग हो गया। और उपगंग जब हुआ तो अव्ययी भावस्य सूत्र कहता है कि अव्ययी भाव समास हमारे जो होते हैं वो नपुंसक लिंग में होते हैं। तो उपगंग का हम नपुंसक लिंग में बना देंगे साथियों, तो उपगंगम हो जाएगा।
इसी तरह से आगे दिया है उपवधू। उपवधू दूसरा उदाहरण क्या दिया है? दूसरा है उपनदी। दूसरा क्या है? उपनदी है। उपनदी, यहाँ उप पहला है शब्द और दूसरा शब्द नदी है। यह नदी प्रातिपदिक है। तो कह रहा प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण यदि दीर्घ है तो ह्रस्व हो जाएगा। तो उपनदी का जो हम अंतिम वर्ण नदी का जो ई है दीर्घ ई है, तो इसका ह्रस्व ई करेंगे तो उप नदी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उपनदी बन जाएगा। और उपनदी का सामासिक जो विग्रह होता है वो हो जाएगा नद्याः समीपे। नद्याः समीपे, ऐसा बाबूराम सक्सेना में इसका विग्रह दिया है, वैसे इसका विग्रह होगा नद्याः समीपम। क्या होगा? नद्याः समीपम। लेकिन बाबूराम में दिया है नद्याः समीपे, तो हम नद्याः समीपे ही लिखेंगे, क्योंकि हम टीजीटी लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो जैसे किताब पुस्तक जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिया है, हमको बस वैसे पढ़ करके आगे बढ़ जाना है। हमें इसके और गहराई में नहीं जाना है, और सूत्रों को कैसे समास की सिद्धि हो रही इसमें हम नहीं जा रहे हैं। बस जैसे दिया है साथियों हम वैसे ही पढ़ा दे रहे हैं आपको। और आपको भी बस बाबूराम सक्सेना में जो समास का परिभाषा उदाहरण जैसे दिया है आपको वैसे ही याद करना है, और अपने नोट्स में वैसे ही लिखना, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। तो हम उपनदी का जो है हर्ष नपुंसके प्रातिपदिक से प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण जो है यदि दीर्घ है तो हर्ष हो जाएगा। जब नदी दीर्घ है, नदी में जो दीर्घ ई है, तो उस दीर्घ ई का जब हम हर्ष ई कर देंगे तो उपनदी बन जाएगा। और इसका जो विग्रह होता है नद्याः समीपे होता है। क्या होता है? नद्याः समीपे होता है। जब ये उपनदी बन गया तो उपनदी बनने पे अव्ययी भावश्च सूत्र कहता है कि अव्ययी भाव समास किसमें होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं। तो उपनदी का नपुंसक लिंग में जब हम शब्द बनाएंगे साथियों तो उपनदम बन जाएगा। नपुंसक लिंग में क्या बन जाएगा? उपनदम। नपुंसक लिंग एक वचन में क्या बन गया? उपनदम बन गया। और हर जगह उपनदम 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 ही होगा, इसका रूप नहीं बदलेगा, नपुंसक लिंग की तरह रूप नहीं चलेगा। अभी हमने बताया कि अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होते हैं लेकिन उनके रूप नहीं चलते हैं। तो जब उपनदी हुआ तो उपनदी होने के कारण अव्ययी भाव समास ये है, तो अव्ययी भाव समास को हम नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो हमारा शब्द उपनदम बना, नपुंसक लिंग का एक वचन उपनदम। फिर अगला इसी तरह से हमारा अगला उदाहरण है, अगला है जो क्या है, उसी तरह से हमारा अगला है जैसे उपवधू। उपवधू, अब उपवधू में पहला पद उप है और दूसरा पद क्या है? वधू है। और दूसरा पद यानी वधू प्रातिपदिक है, और इस वधू प्रातिपदिक में दीर्घ ऊ है। अव्ययी भाव समास में हर्ष नपुंसके प्रातिपदिक से कह रहा है कि प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण यदि दीर्घ है तो हर्ष हो जाएगा। तो वधू दीर्घ है, तो दीर्घ है तो हम इसका हर्ष कर देंगे तो ये उपवधू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपवधू। इसका विग्रह होगा साथियों बध्वाः समीपे। इसका विग्रह क्या होगा? बध्वाः समीपे, उपवधू। इसी तरह से अगला उदाहरण दिया है, और उपवधू हो गया तो नपुंसक लिंग में जब हम बनाएंगे इसका तो उप क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग में जब हम बनाएंगे तो उपवध्वम हो जाएगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होता है तो उपवधू का उपवध्वम हो जाएगा। फिर अब अगला उदाहरण है उपधन गो। उपधन गो में पहला पद उप है, दूसरा पद गो प्रातिपदिक है। गो में ओ है, तो कह रहा है अगर ओ आता है तो उसका ऊ हो जाता है। तो इस ओ गा में जो ओ है, इस गा के ओ का ऊ होगा, तो ये हमारा शब्द बन जाएगा उपगु। क्या बन जाएगा? उपगु। उपगु में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। फिर आगे दिया है, और इसका सामासिक विग्रह क्या होगा? उपगु का सामासिक विग्रह हो जाएगा गोह समीपे।
गोह समीपे, गाय के पास, गोह समीपे, गाय के पास। इसी तरह से अगला है उपनु, उपधन नौ। उपधन नौ में क्या है? औ है। अव्ययीभाव समास कह रहा है कि ओ आए तो ऊ, औ आए तो भी ऊ। तो यहाँ नौ में औ है, इस नौ के औ का ऊ होगा तो हमारा शब्द बनेगा उपनु। इसका सामासिक विग्रह होगा नावह समीपे, नाव के समीप। उप मतलब क्या होता है? समीप में नौ यानी नाव, नाव के समीप। उप मतलब समीस, गौ यानी गाय के समीप, गौ समीपे उपनु, उपगु। तो इसका ओ औ का क्या हो गया? ऊ हो गया, तो उपनु बना और उपगु बन गया हमारा। और ए और ऐ का उदाहरण बाबूराम सक्सेना ने संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में नहीं दिया है कि ए और ऐ आता है तो ई हो जाता है। इसका उदाहरण नहीं दिया गया है तो हम ए और ऐ का उदाहरण नहीं पढ़ेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। जब दिया ही नहीं है तो हम पढ़ेंगे क्या? फिर ओ औ का दिया है तो हम ओ औ का पढ़ेंगे। उपधन गो उपगु, उपधन नो उपनु। तो ये रहा। फिर अगला सूत्र हमारा जो दिया है अव्ययीभाव समास का, अगला सूत्र हमारा है अनश्च। अगला सूत्र हमारा अव्ययीभाव समास में है अनश्च। 3 नंबर का सूत्र है। अगला सूत्र कौन सा है? 3 नंबर का हमारा अनश्च है। अनश्च, अनश्च सूत्र हमारा क्या कह रहा है? अंत में अन में अंत होने वाली संख्याओं में टच प्रत्यय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नित्य रूप से और नपुंसक लिंग में विकल्प से लगता है। अनश्च सूत्र की परिभाषा दिया है कि अन में अंत होने वाली संख्याओं में क्या होता है? टच प्रत्यय लगता है, लेकिन कैसे? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अगर आता है तो उसमें नित्य रूप से टच लगता है, और अगर नपुंसक लिंग आता है तो उसमें विकल्प से टच लगता है। कि इसके पहले अभी हमने पढ़ा कि अव्ययीभाव समास का जो दूसरा पद होता है यानी प्रातिपदिक का अंतिम वर्ण अगर दीर्घ है तो ह्रस्व कर देते हैं। जैसे हमने आगे उदाहरण में पढ़ा उपगंगा, उपनदी, उपगो, उपनु, उपनु शब्द। तो इसमें उपगंगा का उपगंग होके उपगंगम बना, उपनदी का उपनदी होके उपनदम बना, उपवधु का उपवधु हो गए उपवधोम बन गया, उपगो का उपगु, उपनो का उपनु बना। तो अब तक तो ये स्वर वाले थे क्योंकि सबके अंत में दीर्घ स्वर था। ई, आ, ओ, औ दीर्घ स्वर थे। लेकिन अब व्यंजन अगर आते हैं, व्यंजन वर्ण आते हैं तो उनके साथ अव्ययीभाव समास कैसे बनेगा? तो उन्होंने एक सूत्र दिया अनश्च। अनश्च सूत्र कहता है कि अन में अंत होने वाले जो शब्द हैं, क्या है? अन में अंत होने वाली जो संख्याएं हैं उनमें क्या लगता है? टच प्रत्यय लगता है। लेकिन कैसे? अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द आता है तो टच प्रत्यय नित्य रूप से लगता है, और अगर नपुंसक लिंग आता है तो टच प्रत्यय विकल्प से लगता है। ऐसा परिभाषा लिखा है। तो हम लिखते हैं यहाँ परिभाषा इसकी लिख दे रहे हैं कि अन में अंत होने वाले अन में अंत होने वाले संख्याओं में टच प्रत्यय पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नित्य रूप से नपुंसक लिंग में विकल्प से लगता है। अनश्च सूत्र हमारा कह रहा है कि अन में अंत होने वाली संख्याओं में टच प्रत्यय लगता है, लेकिन अगर पुल्लिंग का कोई शब्द है और स्त्रीलिंग का कोई शब्द है तो नित्य रूप से लगता है, लेकिन अगर नपुंसक लिंग का कोई शब्द है तो उसमें विकल्प से टच प्रत्यय लगता है। तो जैसे इसमें उदाहरण दिया है इन्होंने उपराजम, जैसे क्या है? उपराजम शब्द है हमारा,
उपराजम शब्द है, तो उपराजम का जब हम विच्छेद करेंगे तो उप धन राजन, उपधन राजन होगा। उपराजन जब ये शब्द हुआ हमारा, तो अन में अंत होने वाला शब्द है राजन। ये राजन कैसा शब्द है? अन में अंत हो रहा है कि राजन का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो रा है, फिर रा पे आ की मात्रा है तो दीर्घ आ है, फिर क्या है? जा है, फिर जा में स्वर ह्रस्व आ है, फिर क्या है? ना है। ये उपराजन राजन का वर्ण विच्छेद है। तो रा आ जा आन राजन। अब कह रहा अन में अंत होने वाले, तो राजन में लास्ट में जा का आ और ना, ये अन है। ये क्या है? ये अन है। और अन जो है वो क्या है? टी संज्ञक है। अन कैसा है? टी संज्ञक है कि जो अंतिम स्वर होता है, स्वरों में जो क्या है? अंतिम स्वर होता है, और उसके बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आता है तो वो टी संज्ञा उसकी क्या हो जाती है? टी संज्ञा हो जाती है। तो राजन में अंतिम स्वर आ है, जा व्यंजन के बाद आ ही अंतिम स्वर है, ना व्यंजन है, तो आ की टी संज्ञा होगी। लेकिन कह रहा अगर उसके बाद कोई व्यंजन आता है तो उसकी भी टी संज्ञा हो जाती है। इसलिए राजन में जो अन है, इस अन की टी संज्ञा हो जाएगी। टी संज्ञा, टी संज्ञा समास में एक सूत्र है नस्तद्धितेः। नस्तद्धितेः सूत्र है। नस्तद्धितेः से क्या होता है? टी स्वर का लोप। नस्तद्धितेः से टी स्वर का लोप हो जाता है। तो राजन में जो अन है, ये अन स्वर जो टी है, इस टी का एक सूत्र समास में है नस्तद्धितेः। इस सूत्र से अन टी का क्या कर देता है? लोप कर देता है। तो आइए हम चलते हैं। जब अन टी का लोप हो जाएगा तो राजन में हमारा शब्द क्या बन जाएगा? उप धन राज बना। जा के नीचे हलंत, क्योंकि जा का आ और ना की तो नस्तद्धितेः से क्या हो गई है? टी संज्ञा हो गई है। अब अन में अंत हो रहा है राजन, और राजन के अन की नस्तद्धितेः से टी संज्ञा हो जाएगी। और क्या कर रहा? टच प्रत्यय लगता है, तो टच प्रत्यय लग गया। अब टच के चा का जो है किससे? हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाती है। हलंत्यम एक सूत्र है, हलंत्यम से क्या हो जाती है? इत संज्ञा। चा की हलंत्यम से इत संज्ञा, और टा की चुटू सूत्र से इत संज्ञा। चुटू सूत्र से क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। तो चा और टा की जब इत संज्ञा हो गई तो टा का जो आ है वही शेष बचा, ह्रस्व आ। टा का ह्रस्व आ जब शेष बचा तो आ के राज में जुड़ गया तो उपराज हो गया। राज के जा के नीचे से हलंत हट गया, क्योंकि टच के आ का जो आ स्वर यही बचा और ये आके राज में जुड़ा तो उपराज शब्द बन गया। क्या बन गया? हमारा उपराज शब्द बन गया। और उपराज बनने के कारण अब अव्ययी भाव समास हमारा नपुंसक लिंग में होता है। तो अव्ययी भाव समास में जब टच प्रत्यय जुड़ता है तो वह समास नपुंसक लिंग में हो जाता है। तो टच प्रत्यय राज में टच प्रत्यय जुड़ा है, उपराज बना है, और टच के जुड़ने के कारण उपराज शब्द हमारा नपुंसक लिंग में हो जाएगा। तो हमारा ये शब्द बन जाएगा उपराजम। माँ जोड़ देंगे तो हमारा शब्द क्या बना? उपराजम बना। उपराजम शब्द में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होता है और उनके रूप नहीं चलते हैं। तो टच जुड़ने के कारण हमारा शब्द क्या हो गया? नपुंसक लिंग में बन गया। और नपुंसक लिंग में जब हम शब्द बनाएंगे तो उपराज में माँ जोड़ के उपराजम बना देंगे। तो उसी तरह से हमारा अगला जो उदाहरण दिया हुआ है अध्यात्मम। अगला उदाहरण हमारा क्या है? अध्यात्मम दिया है। अध्यात्मम, अध्यात्मम का जब हम विच्छेद करेंगे तो अधि धन आत्मन, विग्रह
इसका जब हमने विग्रह किया क्या हुआ, अधिधन आत्मन। अब आत्मन में ये कह रहा अन में अंत होने वाली संख्याओं में टच जुड़ता है, तो अध आत्मन में अन है, माँ के आ, माँ में स्वर आ है, उसके बाद ना है, ये अन में अंत हो रहा है तो इसमें टच प्रत्यय जुड़ जाएगा। जैसे हमने अभी इसके पहले उसमें समझाया उपराजम में, तो उपराजम में अन का नस्तधिटे टी से इत संज्ञा और तस् लोपा से इस अन का लोप हो गया टच जुड़ने के कारण, और टच के चा की हलंतम से इत संज्ञा और टा की चूटू सूत्र से इत संज्ञा क्या बचा, आ बचा। जब ये आ बचा तो अधि धन आत्म धन आ, तो ये हमारा शब्द क्या बन गया, अधि आत्मन धन आ। तो आ ई के बाद आ है, यहाँ संधि का नियम लग जाता है अपने आप, तो अध्यात्म बना, अध्यात्म बना, ये शब्द हमारा क्या बना, अध्यात्म। और अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होते हैं तो टच प्रत्यय जुड़ा है, और टच प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ता है वह शब्द नपुंसक लिंग में होता है साथियों। तो अध्यात्म में नपुंसक लिंग में शब्द हम बनाएंगे तो अध्यात्मम शब्द हमारा बन जाएगा, क्योंकि इसका विच्छेद हमने क्या, विग्रह अधिधन आत्मन, अधि का ई और आ में संधि हो गई, यण संधि, इसलिए अध्या हो गया, अध्यात्मम बन गया शब्द हमारा, क्या बन गया, अध्यात्मम। अब चूंकि ये जो आत्मन शब्द है और उपराजम जो हमने बताया ये शब्द हमारे पुल्लिंग में आए हैं, तो इसमें नित्य रूप से टच जुड़ा और एक रूप बन गया हमारा अध्यात्मम। और इसी तरह से उपसीमम भी है, उपसीमम भी हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है उपसीमम। उपसीमम में जब हम इसका करेंगे उपधन सीमन हो जाएगा, सीमन अन में अंत हो रहा है तो इसमें टच जुड़ जाएगा, टच जुड़ गया तो चा की हलंतन से इस संज्ञा हो गई, टा की चूटू सूत्र से इस संज्ञा, और अन की, सीमन के अन की नस्तधिते से टी स्वर की संज्ञा हो गई। ये शब्द हमारा क्या बना, उपधन सीम, उपधन सीम बना। अब उपधन सीम उपसीम, उपसीम हो गया। उपसीम जब हमारा शब्द बना तो टच जुड़ने के कारण ये शब्द अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होंगे तो उपसीमम हो गया। क्या बन गया शब्द हमारा, उपसीमम शब्द बना। तो उपसीमम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अध्यात्मम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। उपराजम में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। किस सूत्र से है, अनस्चा से, कि अन में अंत होने वाले संख्याओं में क्या है कि टच प्रत्यय जुड़ता है, लेकिन अगर पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है तो उसमें नित्य रूप से टच जुड़ के एक शब्द बना, जैसे उपसीमम, अध्यात्मम, उपराजम। और कह रहे हैं अगर नपुंसक लिंग हो तो नपुंसक लिंग में क्या जुड़ता है कि विकल्प से टच जुड़ता है। नपुंसकाद अंतरश्याम सूत्र है, इसी में एक सूत्र हमारा दिया है नपुंसकाद अंतरश्याम, कि नपुंसक लिंग के शब्दों में व्ययी भाव समास में अंत होने वाले शब्दों में जो टच प्रत्यय जुड़ता है वह विकल्प से जुड़ता है। यही सूत्र का अर्थ है। सूत्र हमारा है नपुंसकाद नंतरश्याम, ये सूत्र है। ये सूत्र हमारा कह रहा है, ये नपुंसकाद अंतरश्याम सूत्र कह रहा है कि अन में अंत होने वाले नपुंसक लिंग शब्दों में अव्ययी भाव समास के अंत में आए शब्द में क्या जुड़ता है, टच प्रत्यय जुड़ता है, लेकिन अंतरश्याम विकल्प से जुड़ता है। कि अभी इसके पहले हमने पढ़ा अनस्चा से, अन में अंत जो संख्याएं अन में अंत होती हैं उनमें टच प्रत्यय लगता है, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है तो नित्य रूप से लगता है, लेकिन अगर नपुंसक लिंग का शब्द है तो विकल्प से जुड़ता है। तो यही सूत्र ये कह रहा है नपुंसकाद अंतरश्याम, कि अन में अंत होने वाले नपुंसक लिंग शब्दों में अगर टच प्रत्यय जुड़ता है तो विकल्प से जुड़ता है। जैसे उपचर्मम, उपचर्म का इन्होंने सिद्ध किया है। क्या किया है, जैसे है हमारा शब्द क्या है, उपचर्मम,
उपचर्मम है और उपचर्म है, दो शब्द है। अब चूंकि यह विकल्प से कर रहा है तो इसके दो रूप बनेंगे। अब इसका जब होगा बड़ विच्छेद विग्रह तो इसका क्या हो जाएगा, उपचर्मन धन टच, टच हो जाएगा। जब उपचर्मन टच हुआ तो चर्मन के अन का क्या हो गया, नस्तद्धितेः सूत्र से इत संज्ञा हो गई, और टच के चा की हलंतम से इस संज्ञा, टा की चूटू से इस संज्ञा, और शब्द हमारा क्या बचा है, आ बचा। जब आ बचा तो ये शब्द हमारा बन गया उपचर्म। क्या बना, उपचर्म बना। अब उपचर्म बना तो अब 90 भाव समास हमेशा नपुंसक लिंग में होता है, तो उपचर्म को हम नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो उपचर्मम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपचर्मम हो जाएगा। और टच प्रत्यय जिनमें जुड़ता है वो शब्द नपुंसक लिंग हो ही जाते हैं, तो उपचर्म का उपचर्मम हो गया नपुंसक लिंग। और क्या है, एक चूंकि ये नपुंसक लिंग शब्द उपचर्मन है तो इस उपचर्म का कह रहा है विकल्प से, नपुंसकार अंतरस्याम सूत्र हमारा कह रहा है कि नपुंसक लिंग शब्दों में अगर टच जुड़ता है तो विकल्प से जुड़ता है। एक रूप तो ये हो गया हमारा उपचर्म, उपचर्मम, और एक दूसरा रूप हमारा होगा उपधन चर्मन। उपधन चर्मन जब हुआ तो ना का लोप होगा, किस सूत्र से, ना लोपः प्रातिपदिकस्य से। उपचर्मन के ना का ना लोपः प्रातिपदिकस्य से लोप हो जाएगा। एक सूत्र हमारा समास में है ना लोपः प्रातिपदिकस्य, कि प्रातिपदिक के ना का क्या हो जाएगा, लोप। जब इस प्रातिपदिक के ना का ना लोपः प्रातिपदिकस्य से लोप हो गया तो ये हमारा शब्द क्या बना, उपचर्म बना। तो ये दूसरा रूप हो गया उपचर्म। तो नपुंसक लिंग का ये शब्द उपचर्मम हमारा नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग होने के कारण इसमें अन प्रत्यय अन टच जब जुड़ा तो एक तो अन का लोप हो गया नस्तद्धितेः से, और टच के चा की हलंतम से इस संज्ञा, टा की चूटू से इस संज्ञा होके केवल ला बचा तो शब्द बना उपचर्म। और टच जुड़ने के कारण नपुंसक लिंग में अव्ययी भावस्य सूत्र हमारा कह रहा है कि अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होते हैं, इसलिए इसमें टच प्रत्यय जुड़ा है तो ये शब्द हमारा नपुंसक लिंग में बनेगा तो उपचर्मम हो गया। और कह रहा है विकल्प से होता है, नपुंसकाद अंतरस्याम कह रहा है कि अगर नपुंसक लिंग का शब्द है उसमें टच प्रत्यय जुड़ रहा है तो उसके विकल्प से रूप जुड़ते हैं, यानी इसका दो रूप, एक तो उपचर्मम एक उपचर्म होगा। तो उपचर्म कब होगा, उपधन चर्मन, जब हम इसका विच्छेद हुआ समासिक पद का तो उपचर्मन में जो चर्मन प्रातिपदिक है, इस चर्मन प्रातिपदिक के ना का ना लोपः प्रातिपदिकस्य से लोप हो गया, कि प्रातिपदिक के अंतिम वर्ण ना का लोप हो गया, ना लोपः प्रातिपदिकस्य से, तो ये हमारा शब्द बना उपचर्म। तो उपचर्मम उपचर्म। तो ये रहा आज की क्लास हमारी साथियों। फिर हम इसके आगे का जो सूत्र है अव्ययी भाव समास का, उसको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय साथियों।